गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि मैंने कहा था रिवीजन क्लास हमारी चल रही है और अभी तक हमने जो है 3 जो चैप्टर्स हैं, 3rd, 4th और 5th, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने सारे कवर कर लिए। और मैंने आपसे कहा था पहले हम जो आसान प्रश्नावलियाँ हैं वो देखने वाले हैं, तो उसी क्रम में फिर हम आते हैं सदिश पे। ये जो है ये भी एक आसान प्रश्नावली में ही काउंट की जाती है और सबसे अच्छी बात ये कि ये अकेली प्रश्नावली 7 नंबर की है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का होगा। और मैं इस पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ इस प्रश्नावली पे आपको पता है, क्योंकि 3 नंबर वाले में अथवा आएगा। तो बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि हम 7 नंबर पूरे के पूरे ही ला सकते हैं, क्योंकि 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे छोटे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ही बड़ा होगा और 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें अथवा आएगा। तो उसमें भी मेरे पास जब चॉइस मिल चुकी है तो मैं यदि इस प्रश्नावली को अच्छे तरीके से कवर करता हूँ तो मेरे ये 7 नंबर जो है कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए इसी क्रम में हम आज सदिश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पहले थ्योरी देखते हैं और उसके बाद में जो है क्वेश्चंस पर हम आएंगे। तो सदिश क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, मैथ में भी पढ़ा है कि 2 तरह की राशियां होती है, सदिश, अदिश। इस प्रकार की राशि सदिश होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। सदिश को दर्शाने के लिए स्मॉल लेटर्स का उपयोग करते हैं। उसकी कोई दिशा जो है वो तीर का निशान लगाकर दर्शाई जाएगी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। स्मॉल लेटर से वेक्टर ए या इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के नेम हो तो इसे ए बी वेक्टर बोल के भी हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो फिर उसके बाद इकाई सदिश आप लोगों ने पढ़ा है, मैं बस शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। इकाई सदिश आपने फिर पढ़ा होगा कि इकाई सदिश क्या होता है। किसी भी सदिश का इकाई सदिश ऊपर कैप लगाने से आता है और उसके लिए आपको उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगाना होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने अच्छे तरीके से। कोई भी सदिश है उसके 3 घटक होते हैं। जैसे मैंने कोई सदिश लिखा वेक्टर ए इक्वल टू, तो वो इस प्रकार का हो सकता है a1i a2j प्लस a3k। ये इसके 3 घटक हैं, a1i a2j और a3k। एक एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक वाई अक्ष के अनुदिश है और एक जेड अक्ष के अनुदिश है। आई जे के क्या है, यहाँ पर इकाई सदिश है अक्षों के अनुदिश। जो ये हमारे तीनों अक्ष होते हैं एक्स वाई और जेड, उनके अनुदिश जो इकाई सदिश होंगे वो आपके आई कैप, जे कैप और के कैप है, जो इन तीनों अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश होंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि मुझे इस सदिश का परिमाण लिखना है तो उसके लिए इस प्रकार का ये मापांक का चिन्ह आएगा और रूट में तीनों घटकों का स्क्वायर आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये इस सदिश का जो है परिमाण हो गया। यदि मैं इकाई सदिश का परिमाण लिखूं तो मुझे जो 1 मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि उसका नाम ही इकाई सदिश है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए आई कैप का यदि परिमाण लिखा कभी, या जे कैप का लिखा या के कैप का लिखा, तो इन तीनों का क्या होगा, परिमाण 1 होगा। फिर आपने सदिशों को जोड़ने के लिए भी नियम पढ़े होंगे, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। इस प्रकार के आपने नियम पढ़े होंगे कि यदि कोई भी त्रिभुज है उसकी 2 क्रमागत भुजाएं 2 सदिशों को दर्शाती है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका योग तीसरी भुजा ये वाली जो है विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब जैसे ये चल रहे थे वैसे नहीं लेना है, उल्टी दिशा ले रहा हूँ मैं, इन्हीं की दिशा लेता तो ऐसे लेता, मैं ले रहा हूँ इस प्रकार से, तो मैं विपरीत दिशा में लेता हूँ तो इन दोनों का परिणामी या योग मिलेगा। ये त्रिभुज नियम आपने पढ़ा होगा। यदि दोनों सदिश एक ही जगह से शुरू हो तो समांतर चतुर्भुज का नियम भी है। एक सदिश ऐसे है, एक ऐसे है, तीनों एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज का नियम भी हमारे पास है। और पहला जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरा चालू हो रहा हो तो त्रिभुज नियम है उन्हें जोड़ने का। और एक ही जगह से शुरू हो रहे हो तो इस प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज बना लूँगा और इसका जो विकर्ण होगा वो इन दोनों का योग जो है वो दर्शाएगा। आप लोगों ने ये सब नियम अच्छे तरीके से मुझे पता है पढ़े हैं। उसके बाद में आपने खंडन सूत्र भी पढ़ा होगा, उसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद जो है देख लीजिएगा।
हम आगे आते हैं जो सदिशों से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से शुरू होने वाला है वो है स्थिति सदिश। इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम आती है। देखो क्या है, ये मैंने निर्देशांक ज्यामिति बना दी, एक्स वाई और जेड अक्ष बना दिए। किसी को भी एक्स मान लो, इसे एक्स मान लिया, इसे मैंने वाई मान लिया, इसे मैंने जेड मान लिया। ध्यान से सुनते रहना। यहाँ कोई पॉइंट है ए, यहाँ कोई पॉइंट है ए जिसके निर्देशांक मान लेता हूँ x1, y1, z1 है। क्या है उसके निर्देशांक? x1, y1, z1 है। अब मैं इसका स्थिति सदिश लिखता हूँ, आपको इसका स्थिति सदिश बताता हूँ। देखो ए का क्या बता रहा हूँ आपको मैं, स्थिति सदिश बता रहा हूँ। वो कौन होगा? इस सदिश को आप मूल बिंदु से इस बिंदु को जो है आप मूल बिंदु से मिला दो इस प्रकार से। ये लो, ये जो सदिश आया है उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने से ये सदिश इस बिंदु का क्या है? स्थिति सदिश है। कौन सा सदिश है? ओ ए वेक्टर। समझ गए? अब घटक रूप में ये क्या आएगा उस पर ध्यान दीजिए। ये जो हमें निर्देशांक दिए हुए इनको हमें आई जे के से गुणा करके जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ये हो गया ए का इसका इस पॉइंट का स्थिति सदिश। क्लियर है? इसी टाइप से कोई दूसरा पॉइंट है, मान लो यहाँ पर है वो b, उसके निर्देशांक है x2 y2 z2। अब इसका स्थिति सदिश कौन सा वेक्टर होगा? मूल बिंदु से मिलाते हैं, ये होगा। अच्छे तरीके से इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, जिनको डाउट है वो बच्चे। ओ बी वेक्टर किसका स्थिति सदिश है? बी का। और वो कैसे आएगा? उसके निर्देशांक को आई जे के से गुणा करके जोड़ोगे। x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये लीजिए। मीन्स किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश जो है वो उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश होता है। फिर वो प्राप्त कैसे होगा? उसके निर्देशांक को आई जे और के से गुणा करके जोड़ोगे तो प्राप्त वो होगा। समझ रहे हो? अब मैंने ये क्यों समझाया है, ये आप लोग ऐसे देखो अब कि जैसे दो बिंदुओं को मिलाता हुआ सदिश चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा? मुझे ये जो ए और बी पॉइंट है इनको मिलाने वाला ये सदिश चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ए बी वेक्टर चाहिए तो क्या करूँगा? क्लियर है? मेरा ध्यान किस पर है? इस पर है। इसके लिए मुझे क्या करना है? चलिए इस त्रिभुज को देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है। इस सदिश को देखो और इस सदिश को देखो, इन दोनों को, इन दोनों की दिशा कैसी है? समान है ना? एक जहाँ ये खत्म हुआ वहां से वो शुरू हो गया और आगे बढ़ गया, तो इनका जो योग है वो ये वाला देखा, ये उल्टी दिशा में। अभी त्रिभुज नियम यहाँ देखा था ना, वही तो है। मीन्स ओ ए वेक्टर में ए बी वेक्टर जुड़ेगा, ओ ए वेक्टर में ए बी वेक्टर जुड़ेगा तो कौन सा वेक्टर मिलेगा? ओ बी वेक्टर मिलेगा। यहाँ से ए बी वेक्टर हमें मिलता है ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर है क्या आप लोगों के? अब इस ऊपर वाली चीज को आप चाहे भूल जाओ, आपको ये ध्यान देना है कि ए बी वेक्टर चाहिए तो बी जो बाद में आ रहा है ना उसके स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। यही तो हो रहा है। देखो इसके बी के स्थिति सदिश में से ए का माइनस हो रहा है, ये ओ बी क्या है? बी का स्थिति सदिश है। समझ गए? तो जैसे कभी मान लीजिए मैं बात करता हूँ सी डी की, मुझे सी डी की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा? ओ डी माइनस क्या करूँगा मैं उसके बाद? ओ सी। समझ गए? ओ डी माइनस ओ सी। मुझे अब कभी पी क्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए समझा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? ओ क्यू माइनस ओ पी। समझ गए? अभी ओ क्यू और ओ पी कहां से आएंगे उस पर भी ध्यान रखना आप। ये जो ओ सी और ओ डी है ये दोनों कहां से आएंगे? जब बिंदु दिए रहेंगे तब आएंगे। क्लियर है क्या? जब बिंदु दिए रहेंगे तभी आएंगे। ये ओ क्यू और ओ पी कब आएंगे? जब आपको बिंदु दिए रहेंगे। आपको क्यू बिंदु दे दिया उसने 2, 4, 5 है तो ओ क्यू आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, इस पे बच्चे भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये क्या हो रहा है आप लोग समझ गए? कोई भी पॉइंट है उसका स्थिति सदिश जो है वो कैसे प्राप्त होगा?
ओ से मिलाने वाला सदिश होगा और उसके लिए आपको जो उसके निर्देशांक है उनको आई जे के से गुणा करके जोड़ना है। समझ गए। और इस तरीके से दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश यदि चाहिए, पी और क्यू को, ए और बी को, सी और डी को मिलाने वाला, तो आपको जैसे सी और डी को मिलाने वाला चाहिए तो ओ डी में से ओ सी घटाओगे और ओ डी और ओ सी कहाँ से आएंगे, ओ डी और ओ सी निर्देशांक दिए हुए रहेंगे वहां से आएंगे। ओ डी और ओ सी क्या चीज है, ओ डी और ओ सी डी और सी के स्थिति सदिश हैं। ओ क्यू और ओ पी क्या है, क्यू और पी के स्थिति सदिश है। क्लियर है आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए इस चीज को थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं एक बार, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। जैसे मान लो कोई त्रिभुज दे दिया आपको, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए, -1 2 3 इसके हैं, इसके 2 4 5 है और इसके 3 0 7 है मान लीजिए, ये स्थिति है। अब आपसे कहा जाता है कि भुजाओं के सदिश निकालिए। सुनना ध्यान से, भुजाओं के सदिश। जैसे कह दिया ये वाली भुजा ए बी, इसका सदिश बताओ। एक भुजा का निकाल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो अब इस बिंदु को ये निर्देशांक को आई जे के से गुणा करके जोड़ता हूँ। तो क्या करता हूँ, इस बिंदु के निर्देशांक को आई जे के से गुणा करके जोड़ता हूँ, -i + 2j + 3k। ये लीजिए। तो ये क्या चीज़ है आपको पता है, कौन सा सदिश है ये जो ए पॉइंट है इसका स्थिति सदिश है। कौन सा, ओ ए वेक्टर। वो आप कहोगे कहीं मूल बिंदु है ही नहीं, जहां भी होगा मूल बिंदु वहां से इस बिंदु को मिलाने वाला सदिश है। आप तो ये ध्यान रखो कि जब आप इसे आई जे के से गुणा करके जोड़ोगे तो इसका स्थिति सदिश बनेगा, तो ओ ए वेक्टर बनेगा। ओ बी वेक्टर बनेगा, ओ बी वेक्टर बनेगा जब इसके निर्देशांक को आई जे के से गुणा करके मैं जोड़ूंगा। ये लीजिए। अब मुझे लाना ए बी था ना, तो वो कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ये ओ बी, ये ओ ए माइनस करूंगा तो 2i में से इसे जब माइनस करोगे तो 3i, 4j में से करोगे इसे तो 2j और 5k में से 3k तो प्लस का 2k। ये आ गया आंसर। समझ गए। या आप जिन्हें समझ में आता अच्छे तरीके से आया हुआ है वो ऐसे भी कह सकता है कि b में से a माइनस होगा, ये जो b है ना इसमें से a माइनस होगा और i जगह से गुणा करेंगे, ऐसे भी कह सकते हो आप। मीन्स 2 में से -1 को माइनस करना है, 4 में से 2 को, 5 में से 3 को और i जगह से गुणा करना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अदिश गुणा पे। आपने पढ़ा होगा सदिशों में दो तरह के गुणा होते हैं, एक अदिश गुणा है, एक सदिश गुणा है। अदिश गुणा स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणा पढ़ते हैं क्या है, सदिशों का जो अदिश गुणा है वो क्या है। देखो, दो सदिश मुझे दिए जाए तो उन्हें दो तरीके से गुणा कर सकते हैं। दो सदिशों में दो तरह के गुणा संभव होते हैं, एक है अदिश गुणा, एक है सदिश गुणा। यदि मैं यहाँ इन दोनों के बीच डॉट लगा दूं, ए और बी के बीच, तो ये जो है ए डॉट बी, ये ए और बी का अदिश गुणा कहलाता है। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणा इस प्रकार का ये ए डॉट बी होता है। इसीलिए इसे मैं जो है डॉट प्रोडक्ट भी बोल देता हूँ कई बार। डॉट प्रोडक्ट, डॉट आता है इसलिए। और इसका मान 3 पदों को गुणा करने से आता है। वो 3 पद या 3 संख्याएं कौन सी है, एक तो है मापांक ए, एक है मापांक बी और एक है कॉस थीटा। मापांक ए तो आप समझ गए होंगे क्या है, इसका परिमाण है, और मापांक भी क्या है, इसका परिमाण है। और कॉस थीटा में ये जो थीटा है वो क्या है, ये जो थीटा है ये वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण है, जो इनके बीच में कोण होगा। इस प्रकार से मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच में ये जो कोण है ये थीटा है। तो ये ए डॉट बी जो है इन तीनों संख्याओं को गुणा करने से आएगा। अब इससे कुछ गुणधर्म है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये तीनों गुणा होकर जो है हमें किसका मान दे रहे हैं, ए डॉट बी का मान दे रहे हैं। तो ये तीनों तो
आपको पता है अदिश राशि है, मापांक ए मापांक बी कॉस थीटा तीनों का कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान आएगा। इसका कुछ मान आ गया, सपोज कीजिए 2 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 1 आ गया, तो इस प्रकार से ये गुणा होकर क्या आपको सदिश मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? अदिश मिलेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसीलिए हम इसे कौन सा गुणा बोल रहे हैं? अदिश गुणा, इसीलिए इसे बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट ये कि ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही चीज आने वाली है। यानी ये कैसा होता है? क्रम विनिमय होता है, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, यदि वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है तो ए डॉट बी 0 ही आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, इनमें से कोई भी 0 हो तो मान गुणा 0 ही आता है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। 4th पॉइंट पे आते हैं। देखो, यदि ये कोण 90 डिग्री हो जाए तो बताओ आप क्या होगा? cos 90 क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है तो ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीन्स व्हाट? मैं इसे दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूं? थीटा 90 हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों सदिश आपस में कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। यानी कि मैं दूसरे तरीके से ऐसे कह सकता हूं कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणा जो है वो क्या आता है? 0 आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणा क्या आता है? 0 आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम यही फॉर्मूला कई बार जो है हमें जो है ए डॉट बी का मान तो देगा ही ये फॉर्मूला, बट एक चीज हम और देखते हैं, वो क्या है कि जैसे घटक रूप में दोनों सदिश हमें दे दिए जाए कि ये a1i a2j a3k है और ये b1i प्लस b2j प्लस b3k है, तो जो a डॉट बी का मान आएगा वो घटकों को गुणा करने से आ जाएगा। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये a डॉट बी का मान हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा। अब देखो, ये फॉर्मूला जब घटक रूप में ही सदिश दिए हुए हो तो कोण ज्ञात करने के लिए भी काम आता है। यहाँ से cos थीटा क्या बनेगा? a डॉट बी बटा मापांक a मापांक b बनेगा। दिख रहा है आपको? a डॉट बी का मान कहाँ से आएगा? ये रहा ऊपर, घटक गुणा करने, अदिश गुणा के अंदर घटक गुणा करने, आपको a डॉट बी का मान आ जाएगा। नीचे मापांक a और मापांक b, इनके मापांक तो निकाल सकते हो ना आप लोग, तो वो सब रखने से मुझे a और b के मध्य का कोण जो है वो मैं प्राप्त कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए, कोण हो गया, a डॉट बी का मान हो गया, और यदि ये मान 0 आ गया तो फिर वहां से मैं यहां से भी कह सकता हूं कि थीटा जो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। देखो, अब मैं b की जगह a कर दूं तो क्या होगा? उस पर फोकस करना। b की जगह क्या कर दूं? a कर दूं तो क्या होगा? a डॉट a करूं तो क्या होगा? तो बताओ, मापांक a कॉस, कोण 0 कर दूं फिर, क्योंकि इनके बीच में कोण कितना होगा? 0 होगा ना, तो कोण 0 कर दिया मैंने। फिर मापांक a गुणा हो गए, क्या बन गया? मापांक a का स्क्वायर, यहीं लिख देता हूँ इक्वल टू में, मापांक a का स्क्वायर, और cos 0 का मान 1 होता है। तो ये क्या चीज़ दिख रही है? a डॉट a, इस चीज़ को याद रखना, a डॉट a इक्वल टू मापांक a का स्क्वायर। i डॉट i इक्वल टू क्या बनेगा? मापांक i का स्क्वायर। j डॉट j क्या बनेगा? मापांक j का स्क्वायर। k डॉट k क्या बनेगा? मापांक k का स्क्वायर। तीनों के मान क्या होंगे? 1। क्यों 1 क्यों हो गए? इकाई सदिश है तीनों, मापांक क्या होंगे उनके? 1 होंगे। समझ गए आप लोग? ये इस पॉइंट पे वापस आओ एक बार। लंबवत सदिशों का अदिश गुणा 0 होता है, तो क्या i j और k आपस में लंबवत नहीं होते? क्या होते हैं ना, तो इसीलिए i डॉट j 0 होगा, j डॉट k भी 0 होगा, और k डॉट i भी क्या होगा? 0 होगा। i डॉट j डॉट k डॉट i हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि हमेशा आपस में तीनों क्या होते हैं? लंबवत होते हैं।
और ये देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, खुद का खुद से गुणा क्या आ रहा है उनका, एक आ रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर उस पर आप देखो। सेवंथ जो ये पॉइंट था इसी पे वापस ध्यान दो और इसको उल्टा यूज़ करते हैं। उल्टा मीन्स कैसे? हमने क्या देखा कि मापांक ए का स्क्वायर कब मिला था? ए डॉट ए करने से मिला था। इस पे ध्यान देना वापस, ठीक है। मापांक ए का स्क्वायर कब मिला था? ए डॉट ए करने से। अब मापांक में एक की जगह ए प्लस बी रख देता हूँ, उसके अंदर ए की जगह ए प्लस बी रख देता हूँ। ये लो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी रख दिया है मैंने, समझ गए। अब करते हैं गुणा। डॉट गुणा ही है, गुणा करते हैं। जैसे हम साधारण गुणा नहीं करते हैं क्या, कि इसका दोनों से और इसका भी दोनों से, वही काम करते हैं। ए का ए से गुणा ए डॉट ए का बी से ए डॉट बी, बी का ए से बी डॉट ए, बी का बी से बी डॉट बी, ये हो गया। अब सुनो वापस, ए डॉट ए अभी की तरह क्या बनेगा? मापांक ए स्क्वायर। बी डॉट बी अभी की तरह क्या बनेगा? मापांक बी स्क्वायर। और ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, जुड़ जाएंगे, 2a डॉट बी। तो ये आपका मैं कह सकता हूं एक नया फॉर्मूला और बन गया है। ये बीजगणित वाले उस फॉर्मूले की तरह ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था ना आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अलग तो है, हमें याद रखने के लिए कह सकते हैं कि उसके जैसा ही है, बट यहाँ पर मापांक वगैरह आ रहे हैं। ऊपर से मैंने सॉल्व करके समझाया है। 7th पॉइंट 8th पॉइंट पे फोकस करना आप। ऐसे ही प्लस की जगह माइनस हो जाए तो माइनस का भी बन सकता है। a माइनस बी का मापांक का स्क्वायर जो है मापांक ए स्क्वायर प्लस मापांक बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। और ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी के मापांक का होल स्क्वायर भी बन सकता है। जैसे बीजगणित में था ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वैसे ही उसी तरीके से। बट जो चेंज यहाँ आए थे उन पे ध्यान देना। अब डॉट आया था ना ए डॉट बी, वैसे यहाँ भी होगा। देखिए मापांक ए स्क्वायर मापांक बी स्क्वायर प्लस मापांक सी स्क्वायर प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये इसका फॉर्मूला हो चुका है। समझ गए आप लोग। अभी आपको बनाना है तो कैसे बनाए बताऊँ मैं आपको। इसके अंदर ए की जगह ए प्लस बी प्लस सी रख देंगे। तो ये 7th बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये है, इसी से ये सारे आते हैं एग्जाम में, इनमें से क्वेश्चन आने के चांस भी रहते हैं। तो इस पॉइंट पे आप अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। ए डॉट ए लाग कर देता है मापांक ए का स्क्वायर, और उसमें फिर मैं ए की जगह ए प्लस बी रख रहा हूँ तो एक फॉर्मूला आ रहा है, ए माइनस बी रख रहा हूँ तो एक आ रहा है, और इस ए की जगह ए प्लस बी प्लस सी रख रहा हूँ तो एक और फॉर्मूला बन के मेरे सामने आ रहा है। तो ये फॉर्मूले हो गए जिन्हें आप जो है ध्यान रख लीजिएगा। फिर हम आगे अब जो है इसके बाद में सदिश गुणा को नोट करते हैं, देखते हैं सदिश गुणा में जो है क्या होता है। अच्छा, तो आपने इसमें एक चीज़ और भी पढ़ी होगी, वो भी देख लेते हैं, फिर हम सदिश गुणा को देखते हैं। एक और चीज़ हमारी जो है क्या है कि जैसे मुझे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप चाहिए, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर मुझे जो है प्रक्षेप चाहिए, तो क्या किस फॉर्मूले से आएगा? ए डॉट बी बटा मापांक बी से आएगा। ए का बी पर प्रक्षेप चाहिए, जिस वेक्टर पर प्रक्षेप चाहिए उसके मापांक का भाग लगेगा और इनका अदिश गुणा आएगा ऊपर। बी का ए पर चाहिए, यदि बी का ए पर चाहिए तो नीचे ए के मापांक का भाग लगेगा। इस प्रक्षेप का अर्थ क्या है वो देख लेते हैं। हालांकि वो कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, मैं बस समझा देता हूँ आपको। बाकी ये फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो प्रक्षेप से हमारा अर्थ क्या है कि जो इस सदिश की लंबाई है, एक रेखाखंड जो ये इसकी लंबाई दर्शा रहा है, तो वो क्या होगा? इसका मापांक होगा जो ये लंबाई को दर्शाएगा। और इससे मैं यदि इस सदिश वाले जो रेखाखंड है इस पे यदि लंबवत मैं इस प्रकार से एक रेखा लाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये मान है, ये जो लंबाई है, ये इस सदिश का इस पर प्रक्षेप होगा।
समझ गए आप लोग? ये आपने फिजिक्स में भी किया होगा। जैसे ये कोई रेखाखंड है और यहाँ पर कोई थीटा कोण पर जो है एक यहाँ रेखाखंड है P, तो यदि मैं इस पर जो है घटक ले लूँ इस प्रकार से, तो ये क्या आता है, P cos थीटा आता है ना, आपने किया होगा। और ये लंबवत वाला क्या आता है, P sin थीटा आता है। तो ठीक उसी तरीके से ये क्या आएगा, मापांक A cos थीटा आएगा। और इस मापांक के cos थीटा को ही इस फॉर्मूले से प्राप्त किया जाता है। इसमें रखो A डॉट B का मान, क्या मिलेगा, मापांक A मापांक B cos थीटा रखोगे तो क्या बचेगा, फाइनली मापांक A cos थीटा बचेगा। तो ये विक्षेप का अर्थ है। अर्थ आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सदिश गुणा पे, वेक्टर प्रोडक्ट। इसे भी थोड़ा हम समझते हैं। दो सदिशों का जो सदिश गुणा है उसके लिए डॉट की जगह क्रॉस चिन्ह लगाते हैं, ऐसा ये क्रॉस, इसीलिए इसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे उसको डॉट बोल रहे थे अदिश वाले को, इसको क्रॉस भी बोलते हैं। इसका मान जो है उसमें चार चीज़ें होंगी, मापांक A मापांक B, कॉस की जगह साइन, और एक एन कैप नई चीज़ आएगी यहाँ पर, समझ गए। थीटा वही वापस एंगल है A और B के बीच का, ये वेक्टर A मान लो, ये वेक्टर B मान लो, ये एंगल जो है फिर से थीटा है। ये एन कैप नई चीज़ है और ये सदिश है, आपको दिख रहा है क्या, ये सदिश है। ये क्या, इकाई सदिश है, ये एक इकाई सदिश है जो यहाँ पर आता है। अब सदिश है, इकाई मीन्स इसकी सदिश की लंबाई कितनी होगी, एक इकाई होगी, समझ गए। जैसे ये लंबाई मान लो 5 इकाई है, 5 सेंटीमीटर है, तो आप 1 सेंटीमीटर ले लो, तो इतना जो है ये क्या हो गया, इकाई सदिश हो गया। इस प्रकार से अब सदिश है तो दिशा की तो बात करेंगे ही ना, तो इसकी दिशा की बात करते हैं। ये किस दिशा में होगा, जैसे A और B बोर्ड पे बना रखे हैं, तो ये किस दिशा में होगा, ये होगा वेक्टर A व वेक्टर B के तल के लंबवत। वेक्टर A और वेक्टर B जिस तल में उस तल के लंबवत होगा। वेक्टर A और वेक्टर B जैसे मैंने बोर्ड पे बनाए, तो ये बोर्ड एक तल है, इसके लंबवत हो जाएगा ये एन कैप इसके लंबवत जाएगा। अब इस बोर्ड के लंबवत कौन होगा, जैसे ये पेन लेता हूँ तो ये हो गया, लीजिए, तो ये एन कैप है। अच्छा ये जरूरी नहीं ये हो, ये जो बोर्ड था इस पे पीछे की तरफ भी हो सकता है, ऐसे ये एन कैप पीछे की तरफ ऐसे भी हो सकता है, सामने की तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ में से कोई भी दिशा हो सकती है। वो निर्धारण जो है वो हम इस उंगलियों को जो है, राइट हैंड की उंगलियों को जो है कोण की दिशा में घुमाते हैं, तो अंगूठा जिस दिशा में आता है उससे हमें पता चल जाता है। बट अभी वो दिशा जो है कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर होगी या अंदर की होगी, एक तरफ होगी, किसी भी एक तरफ होगी, समझ गए आप लोग। तो ये एक सदिश है जो इस बोर्ड के लंबवत होगा, यानी तल के लंबवत होगा, और ये तीनों संख्याएं गुणा हो रही है जो इसको परिमाण देने वाली है। इन तीनों का कुछ मान होगा, जैसे इसका मान हो गया 2 मान लो, इसका हो गया 3, इसका मान लो 1/2 हो गया, और एन कैप है तो ये क्या बचा 3 एन कैप। तो ये इन्होंने गुणा होकर क्या किया, इसको परिमाण दे दिया। अब परिमाण 3 गुणा हो गया है, अब परिमाण 3 इकाई हो जाएगा। तो A क्रॉस B का मान जो मैंने संख्याएं अभी समझने के लिए मानी है उनसे मुझे क्या मिला, 3 एन कैप मिला। तो एन कैप जिस दिशा में A क्रॉस B भी तो उसी दिशा में होगा ना। तो ये बात अब हमारे यहाँ से सामने आती है कि वेक्टर A क्रॉस B जो प्राप्त हो रहा है इसकी दिशा कहाँ होगी, वेक्टर A व वेक्टर B के लंबवत होगी। ये बात ध्यान देनी है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस बात को। वेक्टर A और वेक्टर B जो है उसके लंबवत, यानी ये जो अंगूठा ले लेता हूँ मैं, ये पेन ले लेता हूँ, ये जो है इस दिशा में कौन होगा, एन कैप, और A क्रॉस B दोनों होंगे, क्योंकि A क्रॉस B एन कैप की दिशा में ही जाएगा। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये एक सदिश राशि है, ये तो दिख ही रहा है आपको इस एन कैप की वजह से। उसके बाद जैसे A डॉट B डॉट A सेम थे, वैसे ये नहीं होते हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग अलग होते हैं, ये ध्यान देना है।
क्योंकि इनमें एन कैप की दिशा जस्ट विपरीत हो जाएगी। इसमें बोर्ड पर बाहर की ओर आ रही है तो इसमें बोर्ड पर अंदर की ओर हो जाएगी। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, दिशा जस्ट विपरीत होने की वजह से चिन्ह अलग होगा। ये लीजिए, ये इनमें संबंध होगा, हमें ध्यान रखना है इस बात का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुझे घटक रूप में दोनों वेक्टर दे दिए जाए, a1i a2j a3k और b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a क्रॉस b का जो मान है वो हमें एक सारणिक दे देगी। एक सारणिक को हल करके निकाल लेंगे। फर्स्ट लाइन में i j k रख देना, सेकंड पंक्ति में इससे घटक रख देंगे इस सदिश के जो आगे है, a1 a2 a3, थर्ड में b1 b2 b3। तो इस सारणिक को हल करेंगे, हमें इस सदिश राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। अदिश गुणा के लिए तो घटक गुणा करने थे, यहाँ हमें इस सारणिक को हल करना है, तो मुझे a क्रॉस b का जो मान आने वाला है वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको दिख रहा है कि थीटा 0 हो जाए, ये थीटा 0 हो जाए तो साइन का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। थीटा 0 होने का क्या मतलब निकला कि दोनों सदिश कैसे हो गए, समांतर। तो मैं कह सकता हूं कि समांतर सदिशों का जो है सदिश गुणा क्या होता है, 0 होता है। लंबवत का अदिश गुणा 0, समांतर का सदिश गुणा 0 होता है। इसीलिए a क्रॉस a की कभी बारी आई या b क्रॉस b की आई या i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तो इन सब का मान जो है क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए आप लोग, क्योंकि ये तो समांतर ही हुए ना, आपस में सेम कर दिए। तो a क्रॉस a, b क्रॉस b, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्रॉस की जगह डॉट कर दे तो अलग अलग चीज आएगी, पढ़ा था हमने, इन सब चीजों को ध्यान देना है। डॉट कर दें तो इसमें तो मापांक a का स्क्वायर आएगा, और इनमें डॉट कर दें तो 1 आता है, ये हमने पढ़ा था। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम सदिश गुणा कर रहे हैं, ये i का j से करें, j का k से करें और k का i से करें तो क्या आएगा, देखते हैं। तो देखो, इन्हें याद करने के लिए कि क्या आएगा, उसके लिए एक तरीका है। वो क्या है, एक वृत्त बना लेते हैं। उस वृत्त में i j और k को लिख दो लाइन से, i j k। अब जैसे घड़ी घूमती है ऐसे, यदि इस दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है, यदि इस दिशा में कोई भी दो आते हैं लाइन से, तो तीसरा वाला प्लस में मिलेगा वरना माइनस में मिल जाएगा। देखो, i क्रॉस j, i क्रॉस j, तो ये k मिलेगा प्लस में, j क्रॉस k तो मिलेगा i, k क्रॉस i तो मिलेगा j। क्योंकि देखो ऐसे है ना, ये j क्रॉस k, ये j क्रॉस k तो i मिल गया, k क्रॉस i, k क्रॉस i तो j मिल गया। समझ गए आप लोग। उल्टा कर दिया आपने, ये घुमाओ तो माइनस आ जाएगा। मीन्स मैंने कर दिया, मान लीजिए k क्रॉस j, तो मैंने उल्टा कर दिया ऐसे, k j, तो क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। इस प्रकार से इसे याद करना है हमें। ये हो क्यों रहा है आपको पता है, ये हो ऐसे रहा है, उस फॉर्मूले को लगाते हैं i क्रॉस j के लिए। देखो, मापांक i, मापांक j, साइन। अब कोण देखो, आपको पता है i यहाँ होता है, j ये x अक्ष है, ये y है, ये z है, तो j यहाँ होगा, ये i और j की जगह है। लंबवत होते हैं तो सब साइन 90। अब n कैप आएगा, सुनते रहना। इन दोनों का मान 1, इकाई सदिश है, इसका मान भी 1, बचा n कैप। इन तीनों का मान हो गया 1, बचा n कैप, और n कैप का मान हो जाएगा k, क्योंकि इन दोनों के लंबवत z ही होगा, क्योंकि n कैप तो लंबवत जाएगा ना उस a और b के। तो इस i और j के लंबवत जाओगे तो z वाली दिशा आएगी, और उसमें कौन इकाई सदिश होता है, उसमें कौन होता है इकाई सदिश, k नहीं होता क्या, तो इसीलिए n की जगह कौन ले लेगा, k ले लेगा, इसीलिए ये k आ रहा था। आप तो याद कर लीजिएगा, समझा मैंने आपको दिया कैसे आ रहा है, आप तो याद कर लीजिएगा कि इस दिशा में कोई दो लगे तो तीसरा वाला क्या मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा। और यहाँ पर जब डॉट करेंगे तब तो 0 आएगा, क्योंकि लंबवत है तो डॉट क्या आता है उनका,
जीरो आता है। तो अच्छे तरीके से इस चीज़ पे आप लोग जो है फोकस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस नेक्स्ट पॉइंट फिर से। तो ये हमारे 7 पॉइंट हो गए हैं। एट्थ पॉइंट पे आते हैं हम। यदि मुझे एन कैप चाहिए जो तल के लंबवत इकाई सदिश है, तल के लंबवत इकाई सदिश है, उसका मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको ए क्रॉस बी में उसके मापांक का भाग लगाना है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? सारणिक से अभी लिखी थी ना यहाँ पर ऊपर उससे, और फिर उस ए क्रॉस बी का मापांक पता कर लेंगे, रूट में घटकों का वर्ग जोड़ लेंगे तो मापांक आ जाएगा। तो इससे इकाई सदिश मिल जाएगा। कई जगह पर इस पे प्लस माइनस भी लगा रहता है, क्योंकि इकाई सदिश दो होते हैं ना, एक बोर्ड से बाहर और एक बोर्ड के अंदर। तो दोनों के लिए एक प्लस लेने से और दूसरा माइनस लेने से आ जाएगा। नहीं भी लगाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये क्या दे रहा है? तल के लंबवत इकाई सदिश। किसके तल के लंबवत? वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल के लंबवत दे रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे अदिश गुणा का उपयोग जो है वो क्या था? वो हम कह सकते हैं कि ज्यामिति में जो है प्रक्षेप ज्ञात करता है, और सदिश गुणा क्या करता है आपको पता है क्या? ये क्षेत्रफल देता है। हमें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हम निकाल सकते हैं सदिश गुणा से। उसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, आपको इसकी दो भुजाएं पता हो, तीनों नहीं चाहिए, दो ही पता हो। मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, ए क्रॉस बी करूँगा, ये जो ए और बी इनका सदिश गुणा करूँगा सारणिक से, उसका करूँगा मापांक और 2 का भाग लगा दूंगा, तो मुझे इस त्रिभुज का क्या प्राप्त हो जाएगा? क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। कई बार क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि भुजाएं नहीं दी होती ये दोनों, तो हम निकालते हैं वहाँ पर निर्देशांक दिए होंगे। तो अभी समझाया था ना मैंने आप लोगों को कि निर्देशांक दिए रहेंगे त्रिभुज में तो भुजा कैसे निकालते हैं। तो हमारा काम है 2 भुजाएं होनी चाहिए हमारे पास में, ये दोनों, कोई भी 2 भुजाएं इन तीनों में से होनी चाहिए। उनका करना है सदिश गुणा। फॉर्मूले को समझना भी होता है, ऐसे केवल रटने से काम नहीं चलता है। उनका करना है सदिश गुणा, दोनों भुजाओं का करना है मापांक, उसका और 2 का भाग लगाना है। यदि मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, एक समांतर चतुर्भुज है मान लीजिए, इसकी 2 भुजाएं पता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे क्या करना है? सदिश गुणा करना है और मापांक करना है। उसमें 2 का भाग लग रहा था, इसमें नहीं लगेगा। ये क्षेत्रफल हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बन जाएंगे इसलिए इसका डबल हो जाएगा, इसीलिए जो है 2 का भाग जो है नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमें ध्यान देनी है कि सदिश गुणा से जो है हमें त्रिभुजकार समांतर चतुर्भुज का क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है। त्रिभुज वाले में 2 का भाग लगता है, समांतर चतुर्भुज वाले में नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, एक आध चीज और देख लेते हैं। इसका मापांक करे तो क्या होगा? ध्यान देना, ए क्रॉस बी का इस फॉर्मूले का मापांक करे तो क्या होगा? देखो, चलो मापांक करते हैं। इन पे तो करने की जरूरत नहीं है मापांक, क्योंकि ये तो धनात्मक संख्याएं होगी, तो इनको तो ऐसा का ऐसा लिख देता हूं। मापांक ए मापांक बी साइन थीटा, एन कैप का जरूर मापांक होगा, और एन कैप का मापांक हो जाएगा इस बार 1, क्योंकि वो क्या है? इकाई सदिश है ना। तो मापांक ए मापांक बी साइन थीटा, ये इतना ही बचेगा। समझ गए आप लोग? अब आप इस लाइन पे और इस लाइन पे ध्यान देना, आपको एक बात समझ में आ जाएगी ये फॉर्मूला कैसे आया था। इस समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग लगा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये पूरा हमारा जो है सदिश गुणा के बारे में था। आप लोग अच्छे तरीके से और रिवाइज कर लीजिएगा। हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक हमारा अदिश त्रिक गुणा बचा हुआ है और सदिश त्रिक गुणा बचा हुआ है, 3 सदिशों का गुणा बचा हुआ है, वो हम पढ़ने वाले हैं। इस प्रश्नावली को मैं ज़्यादा आराम से क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये 7 नंबर की प्रश्नावली है और 7 के 7 नंबर आप लोग ला सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम 3 सदिशों का अदिश और सदिश गुणा दोनों पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करने की कोशिश नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास, और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए इस चीज़ को,
और इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना बेनिफिट आपको हो सके उतना मिले। और इसके अलावा कोई भी तरह का और भी डाउट रहता है, मैथ रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सतीश का ही, चाहे वो 10th रिलेटेड मैथ हो या 11th रिलेटेड हो या 12th रिलेटेड हो या कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे डाउटफुल है तो उसे आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3 सदिशों का गुणा जो है वो पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग जो है खुद अपनी तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू।